सही कहा है किसी ने, जो जीता वही सिकंदर। और 200 सीटों के साथ, शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक शानदार दस्तक दे रही है। मगर महागठबंधन इसे स्वीकार नहीं कर रहा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तेजस्वी यादव खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं। मगर हां, पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा है कि लोकतंत्र को रौंद दिया गया है। बधाई ज्ञानेश गुप्ता। प्रियंका भारती का बयान आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने भी अपना बयान आपकी स्क्रीन पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ दिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। सीधा और करारा प्रहार। सुनिए क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी। उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं। तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। ये तो सीधा सीधा उदाहरण है। जैसे अभी जब तक के आपके महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी ने करवाया था, और अभी हरियाणा का जो करवाया, 25 लाख वोट फर्जी हरियाणा में डाले गए। छोटा राज्य है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए, और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। तो ये जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो ये करिश्मा ही है। और ये काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी साथी बताए मुझे कि 16 लाख आवेदन में 21 लाख नाम कैसे जोड़े गए। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है, और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे। और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये, जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप दोस्तों? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या वाकई विपक्ष ये जो दावे कर रहा है इसमें वजन है? इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। जिस तरह से वोटर्स के नाम हटाए गए, जोड़े गए, इस प्रक्रिया में साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी थी। सबसे बड़ी बात, चंद महीने रह गए थे बिहार के चुनावों में, और यह प्रक्रिया लाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है, यह अपने आप में हैरत में डाल देने वाली बात थी। चंद पत्रकार जो जमीन पर थे, वो बाकायदा बता रहे थे कि किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में धांधली थी, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त इसे मानने को तैयार नहीं थे। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, जो जीता वो सिकंदर, और आखिरकार जीत ही मायने रखती है। आज इस मंच पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से महिला वोटर किंग मेकर बनी। मगर क्या वजह थी कि 3 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपने वॉर रूम में बैठी थी, तो आंकड़े जो उनके सामने थे, उन आंकड़ों में तेजस्वी आगे थे। क्या हुआ 3 महीने में कि तस्वीर पलट गई? क्योंकि 3 महीने पहले चुनाव का जो एजेंडा था ना, उसे लीड कर रहे थे तेजस्वी यादव और फिर प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की वजह से भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया, मगर चुनावी नतीजों से स्पष्ट हो गया कि जनता को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। सम्राट चौधरी जीत गए साहब।
जिनकी डिग्री पर सवाल, जिनका आपराधिक इतिहास बावजूद इसके वो जीत गए। यानी कि प्रशांत किशोर ने जितने भी मुद्दे उठाए उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट प्रशांत किशोर भी एक बहुत बड़ा शून्य साबित हुए, वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तेजस्वी यादव 2-3 महीने पहले से लगातार महिलाओं की बात कर रहे थे, उन्हें मदद देने की बात कर रहे थे, और वो लगातार ये भी कहते थे कि उनकी नकल भाजपा कर रही है या भाजपा गठबंधन कर रही है। तो हुआ क्या था 3 महीने पहले? दोस्तों, जानकार और मेरे सूत्र बताते हैं कि 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की एक बड़ी बैठक होती है, जिसमें नीतीश कुमार भी होते हैं, केंद्र के कई नुमाइंदे भी होते हैं और बिहार के कई नौकरशाह भी होते हैं। उनमें से कुछ लोग असम की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा ने किस तरह से औरतों के लिए एक योजना की घोषणा की है, और हम वैसा ही कुछ बिहार में कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी ऐसी बातें लगातार कर रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, ये जो 10,000 रुपए की घोषणा की गई थी, ये अभी 2 महीने पहले की गई थी। ये पिछले 1 साल से नहीं चला आ रहा है, बस चंद महीने पहले। उस वक्त जब ये योजना केंद्र की तरफ गई, यानी कि पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ गई, तो दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक तौर पर वैसे ही बिहार की बहुत बुरी हालत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और तब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि किसी भी तरह से महिलाओं को फायदा पहुंचाया जाए। और जब भाजपा गठबंधन की बिहार में बैठक हो रही थी, तब वीडियो कॉल से हेमंत बिस्व शर्मा भी जुड़े थे। ये तमाम फैक्टर्स उस वक्त काम कर रहे थे, और तब यह मन बनाया गया कि महिलाओं को 10,000 रुपए जारी किए जाएंगे। अब इसका असर सरकारी खजाने पर क्या पड़ेगा, यह पैसा कहां से आया, ये तमाम चीजें सिर्फ भाजपा सरकार को पता है, केंद्र सरकार को पता है, नीतीश कुमार को पता है। मगर वो समझ गए थे कि ये जो 10,000 रुपए की योजना है, वो एक तुरुप का पत्ता है। और आप जानते हैं दोस्तों, जनता के सामने 2 विकल्प थे, एक तरफ तेजस्वी का वादा और दूसरी तरफ वो 10,000 रुपए जो उनके खाते में जा रहे थे। इसके अलावा विधवा पेंशन जो 400 से 1100 में बढ़ा दी गई। तेजस्वी मुद्दे उठा रहे थे, युवाओं के मुद्दे उठा रहे थे, असली मुद्दे उठा रहे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, मगर जनता की जेब में पैसे जा रहे थे। इसके अलावा नीतीश कुमार की जो कई योजनाएं हैं, जो पैसे जनवरी फरवरी में जारी होने वाले थे, उसे जल्द ही जारी कर दिया गया। यानी कि उनकी जो साइकिल योजना है, शिक्षा से जुड़ी उनकी जो तमाम योजनाएं हैं, वो पैसा भी जल्द जारी कर दिया गया। और ये जो तमाम पैसा जारी किया गया, इसके लाभार्थी, इसका फायदा कम से कम 2 से 3 करोड़ लोगों को मिल रहा था। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा चलाया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए तो जंगल राज का दौर फिर से आ जाएगा, जो हमने लालू प्रसाद यादव के दौर में देखा था। हकीकत यह है दोस्तों कि तेजस्वी यादव की जब भी आलोचना इस मुद्दे पर होती थी, वो इन आरोपों का कभी भी सलीके से जवाब नहीं दे पाए। वो अपने वोटर्स में, या जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो वोटर्स जिन्होंने फैसला नहीं किया, उन्हें आश्वस्त नहीं कर पाए कि उनके ऊपर जो जंगल राज का आरोप लगता रहता है, अगर वो सत्ता में आ गए तो ये कैसे दूर होगा। आलोचक ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का फोकस मुस्लिम और यादव वोटर पर था। नतीजा यह था कि जो गैर मुस्लिम और गैर यादव वोटर्स थे, उनमें कंसोलिडेशन हुआ। हालांकि मुस्लिम वोटर भी बुरी तरह से बट गया, क्योंकि आप जानते हैं ओवैसी की पार्टी को कम से कम 6 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस से भी ज्यादा। इसके अलावा 4 और सीटें हैं सीमांचल की, जहां पर ओवैसी ने तेजस्वी को नुकसान पहुंचाया। यानी कि कम से कम 10 सीटों पर ओवैसी ने तेजस्वी यादव या महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। तो ये तमाम फैक्टर्स थे, जंगल राज का डर, महिलाओं को पैसा, इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स का टूटना, और हां, SIR की प्रक्रिया। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं कि यह विकास की जीत है, कि महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव। लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश।
मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया दोस्तों आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। वो आगे कहते हैं, मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम किया था। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं। आखिर में प्रधानमंत्री कहते हैं, आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले। सबसे बड़ी बात, खेसारी लगातार पीछे चल रहे थे। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, खेसारी लगातार पीछे चल रहे हैं। अगर उनका बयान सुने तो उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और यह अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रतिक्रिया मिली तो वो खेसारी को। आपने उनके रोड शोज देखे होंगे, जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, मगर फिर भी उनकी यह हालत। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनता के प्रति क्या बोलिएगा खेसारी साहब? बहुत अच्छी जनता, बुरी थोड़ी होती है। छपरा की जनता आपको 60,000 लोग प्यार मिला, जिन्होंने वोट दिया उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वोट नहीं, आशीर्वाद है भाई। आपको क्या लगता है कि इतना कम वोट मिला? लोगों का दिल जितना बोल रहा हूँ भाई, यहाँ सेवा करेंगे। मैंने यही जी कहीं तक कहाँ रहो, घर छोड़ दे। नहीं मतलब क्या उम्मीद क्या है? मेरी क्या है उम्मीद उस पे है, बाकी किसी पे नहीं। इसलिए प्रियंका भारती कह रही कि डेमोक्रेसी हैज बीन बुचर्ड, यानी कि उसका नरसंहार किया गया है। इसीलिए ज्ञानेश गुप्ता जो हैं वो कांग्रेस और आरजेडी दोनों के निशाने पर हैं, इसलिए उन पर प्रहार किया जा रहा है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड जो है वो नसीहत दे रही है तेजस्वी यादव को। सुनिए क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सुना जाए। देखिए, बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। अभी भी हम कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से, अगर अगले 10-20 साल में भी चाहते हैं कि सत्ता में आए तो उनको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। उनके और उनके लोगों का जो आचार व्यवहार है इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। समाज के दूसरे वर्ग के लोग उनसे कटना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं। उनके बर्ताव के कारण, उनके व्यवहार के कारण अभी इशू क्या था और क्या SIR का इशू लोगों के बीच परोसने लगे, जो कहीं से इशू ही नहीं था। तो जो जमीनी हकीकत है इससे वाकिफ हों विपक्ष के लोग और भविष्य में राजनीति करें। अभी तो बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है और बिहार में खुद ही ऐसा चेहरा इन लोगों ने बना लिया है, बिहार की जनता को नकारना ही था। दोस्तों, अगर आप अमित शाह के बयान पर गौर करें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में उनके क्या तेवर होने वाले हैं। वो इस बात का कोई प्रमाण नहीं पेश कर पाए कि बिहार के चुनावों में कितने घुसपैठिए थे। सबसे बड़ी बात, जो सो कॉल्ड SIR की प्रक्रिया हुई उसमें कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आया कि बड़े पैमाने में घुसपैठियों ने वोट किया या घुसपैठिए मौजूद थे। बावजूद इसके अमित शाह घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए उनका बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, बिहार वासियों का एक एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है। मैं फिर देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है बिहार में घुसपैठिया समस्या थी तो देश के गृह मंत्री तो आप है ना, BSF आपके अंतर्गत आती है। कैसे घुसपैठिए घुस गए और SIR की प्रक्रिया में कितने घुसपैठिए मिले? इस सवाल का जवाब तो ज्ञानेश गुप्ता भी नहीं दे पाए। तो फिर अमित शाह यहां यह बात क्यों कह रहे हैं? मतलब साफ है, आने वाले दिनों में असम के चुनाव है, लिहाजा उन चुनावों में हिंदू बनाम मुस्लिम किया जाएगा और हेमंत बिस्वा शर्मा अभी से उसकी तैयारी
उन्होंने शुरू कर दी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजनीति के तेवर, भाषा बिगड़ने वाली है और अमित शाह अभी से उग्र हैं, उनके सिपह सलार हेमंत बिश्व शर्मा हैं और उस बात को लेकर वो उग्र होंगे। और राष्ट्रीय तौर पर भी चूंकि असम में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा गोदी मीडिया और भाजपा का प्रचार तंत्र इस मुद्दे को लेकर उग्र होगा। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम पेचीदगियां मैं अपने मन से आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।